Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 31st, 2024 and the day is Saturday. तो जैसा कि हम लोग करते हैं पहले हेडलाइन देखेंगे. तो आप लोग देख सकते हैं कि फार्म सर्विस स्लो डाउन पुश जीडीपी ग्रोथ रेट टू 5 क्वार्टर लो ऑफ 6.7%. सिंपल भाषा में बोले तो इंडिया की जो रियल जीडीपी है ना वो पहले 5 क्वार्टर लो मतलब इतना लो चली गई कि 6.7% गिर गई. ठीक है, जीडीपी कौन सी? तो रियल जीडीपी. और इसके बारे में हम अंदर भी डिटेल में बात करेंगे. तो ये जो है ना आरबीआई ने इसको सोच के रखा था कि 7.1% ग्रोथ होगी, लेकिन ये 6.7 यानी कि 7% मार्क से भी नीचे चली गई. और बाकी डिटेल अंदर देखेंगे. उसके अलावा दूसरी एक हैप्पी न्यूज़ आप देख सकते हैं जो कि हिस्टोरिकल है कि इंडिया की जो अवनी लेखारा है, ये पिछले साल भी ऐसी न्यूज़ में थी. इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक, आपको पता है कि जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे पैरा ओलंपिक होते हैं एथलीट्स के लिए होता है जो कि डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, जिनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल लोगों के लिए. तो वो पैरा ओलंपिक हुआ है फ्राइडे को. वहाँ पे अवनी लेखारा पहली ऐसी इंडियन बनी है जिन्होंने सक्सेसिव पैरा ओलंपिक, इससे पहले वाला भी पैरा ओलंपिक और ये वाला भी, दोनों में गोल्ड मेडल लिया है. तो गोल्ड मेडल इज़ अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है. तो ये एक बहुत ही अच्छी और प्राउड न्यूज़ है. तो अवनी लेखारा का नाम आप याद रखेंगे. ठीक है, किसमें? तो पेरिस पैरालंपिक में. दूसरी न्यूज़ आप ये देख सकते हैं, कांग्रेस टाइल्टर टू फेस मर्डर ट्रायल 40 ईयर्स आफ्टर एंटी सिख राइट. तो कांग्रेस के ना एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है, लीडर कह सकते हैं, जगदीश टाइल्टर, जो कि अब 80 साल के हो गए हैं. और अब इन पे मर्डर के चार्जेस लग रहे हैं, हेट स्पीच और मर्डर के लिए. ठीक है, क्या हुआ था, अभी से 40 साल पहले 3 लोग की मौत हो गई थी बाय अ मॉब. मॉब का मतलब क्या होता है? झुंड में जो गुंडे होते हैं और बहुत नंबर में होते हैं. उन्होंने क्या किया था, पुल बंगेश नाम का एक गुरुद्वारा है दिल्ली में, वहाँ पे 1984, आपको पता है ये बहुत ही एकदम ज्वलनशील समय चल रहा था इंडिया में और बहुत ही दुखद समय चल रहा था, जहाँ पे एंटी सिख राइट हो रहे थे. सिख के खिलाफ लोग पूरे देश में राइट्स कर रहे थे, भगदड़ हो रही थी. तो इस बीच में क्या होता है कि जो जगदीश टाइटलर हैं वो कुछ स्पीच देते हैं जो कि हेट स्पीच की तरह काम करता है और लोगों के अंदर और गुस्सा ला देता है, और इसमें 3 लोगों की जान ले लेती है भीड़. ठीक है, तो अब जो है, अब जाके 20 साल बाद इन पे ये जो है वो चार्जेस लगे हैं, मर्डर ट्रायल्स होंगे. और सीबीआई वाज डायरेक्टेड टू रीओपन इन्वेस्टिगेशन. 2007 में सीबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन को वापस खोला और 2009 और 2014 में सीबीआई ने क्लोज कर दिया था केस को. ठीक है, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से रिपोर्ट को सीबीआई के. और 2023 में बोला गया कि आप फिर से चेक करिए क्योंकि एविडेंस आ गए थे टाइटलर के खिलाफ, और अब जाके इन पे जो है वो मर्डर ट्रायल्स होंगे इतने 40 साल बाद. तो ऐसा एक हिस्ट्री है. पुल बंगेश गुरुद्वारा, ये नाम थोड़ा देख लें आप लोग, पुल बंगेश दिल्ली में है. उसके अलावा एक न्यूज़ आप ये देख सकते हैं कि मिनिस्टर गेट्स गवर्नमेंट टू अलॉट नवी मुंबई लैंड फॉर ओबीसी. तो जो शिवसेना के मिनिस्टर हैं ना, एकनाथ शिंदे, उन्होंने बोला है कि उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट में नवी मुंबई, आपको पता होगा मुंबई से दूर वाला एरिया है. ठीक है, जैसे दूर का रिमोट एरिया, थोड़ा सा दूर है, नवी मुंबई बोलते हैं, नया स्थापित हुआ. वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ थी, तो वहाँ पे कम्युनिटी लैंड जो है ओबीसी के लिए था, पर कुछ ट्रस्ट के पास वो भेज दिया गया. लेकिन अब जो राठौर हैं, ये जो है मिनिस्टर है संजय राठौर, ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो वापस से मैं ओबीसीज़ को दे दूंगा, जैसे कि बंजारा कम्युनिटी वगैरह को. ठीक है, तो ऐसे बस इतना सा ही नाम याद रखना. तो ये कुछ ऐसे हेडलाइंस थे, बाकी अब हम लोग डिटेल में देखते हैं. काम के तो यही थे, चलिए डिटेल में अंदर चलते हैं. तो ये अब हम अंदर में एकदम डिटेल में देख रहे हैं. तो पहली न्यूज़ जो कि फर्स्ट पेज में भी थी वो यही थी कि अप्रैल जून रेट बिलो एस्टिमेट ऑफ 7.1%. तो देखिए, रियल जीडीपी जो होती है, रियल जीडीपी, उसका ग्रोथ जो है वो स्लिप हो गया है 6.7% अप्रैल जून के महीने में. ठीक है, अप्रैल जून कौन सा? 2024-25 वाला, यही ईयर चल रहा है. क्यों? क्योंकि रीजंस क्या है? दूसरी चीज़ आती है रीज़न. पहला तो गिर गया, अब गिरा क्यों? तो रीजंस हैं कुछ. पहला रीज़न तो ये है कि स्लो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट स्लो है. ठीक है, दूसरा क्या है? तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा कर रही है.
गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब पैसा खर्चा करोगे तो ग्रोथ रेट तो गिरेगा ही ना। एंड सर्विसेज, और ये डेटा रिलीज़ कौन करता है रियल जीडीपी की कितना % है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए एनएसओ करता है। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से। आप लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की न्यूज़ लाते हैं हम लोग, आप लोग बस ध्यान से अच्छे से पढ़ो। तो एनएसओ जो है वो ये लेकर के डेटा रिलीज़ करता है। तो इसने रिलीज़ का ये जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ है ना, क्वार्टरली, आप ये टर्म याद रखोगे, क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो Q1 के लिए, Q1 का मतलब होता है Q1 के लिए, ये 7% मार्क से भी गिर गया 6.7%। जबकि आरबीआई ने क्या सोच के रखा था ना, आरबीआई एक प्रिडिक्शन करता कि हाँ इतना ग्रोथ रेट होगा, तो आरबीआई ने 7.1% सोच के रखा था, बट ये हुआ नहीं। कितना आया? 6.7% आया। तो ये काफ़ी लोअर है। इट वॉज मच लोअर देन द 8.2% इन द ईयर अगो क्वार्टर। इससे पहले वाला जो क्वार्टर था ना, इसमें 8.2% था, तो उससे भी कम है। एंड 7.8% इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ जनवरी मार्च। जैसे 2024 की जनवरी मार्च वाला आप महीना देख लो ना, क्वार्टरली, आपको पता है ना क्वार्टरली एक साल जो होता है इसमें 12 महीने होते हैं ना, तो क्वार्टरली के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो जो 3 × 4 12 होता है ना, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो पहला क्वार्टर हो गया जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, फिर दूसरा हो गया अप्रैल से लेकर के जून वाला, ठीक है। तो ऐसे करके क्वार्टर्स होते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इससे पहले वाले क्वार्टर में भी 7.8% था, इस बार तो 6.7 ही हो गया, कितना गिर गया है। तो ये वाला कुछ ऐसे चेंजेस देखी गई हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर ग्रोथ रेट गिर जाए। यहाँ पे एनएसओ का डेटा है। एनएसओ जो है ना वो मोस्पी के अंदर काम करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मिनिस्ट्री के अंदर है। तो इसके स्टार्ट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं 23 के फिजिकल ईयर Q1 में 12 था, 2024 के Q1 में 8 है, 23 के Q2 में 5 था, लेकिन इसके Q2 में ठीक है 8.1 है, इसके Q3 में 4.3 था, इसके Q3 में 8.6 हो गया। अभी देखा जाए तो इसका जो Q1 है फिजिकल ईयर 2025 का, तो 6.7% ही है पहले क्वार्टर में, यही देख रहे हैं हम लोग, Q1 में देख रहे हैं। तो Q1 में इतना ज़्यादा गिर गया है। अप्रैल जून वाला क्वार्टर है ये, ठीक है, अप्रैल जून वाला 2024-25 वाला। तो इसमें आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गिर गया है पिछले सालों से भी। तो ये बहुत दुखद बात है। थोड़ा मैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस बता देती हूँ, तो थोड़ा लगेगा कि हमने थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया है ना। ऐसे तो आप लोग भी अच्छे से इसको रिवाइज़ करते रहें। न्यूज़पेपर का यही मतलब होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवाइज़ करने की। आपको पता होगा, हमारे सर भी बोलते हैं कितनी रिविजन इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो देखो, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में सबसे बड़ा अंतर क्या है ना, रियल जीडीपी क्या करता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ कंट्री, है ना। तो जो रियल जीडीपी है वो हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, एडजस्टेड बाय फॉर इन्फ्लेशन। तब देखते हैं कितना पैसा बढ़ा, गुड्स और प्राइसेस का क्या वैल्यू है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखते हैं। पर नॉमिनल जीडीपी में हम लोग करंट प्राइसेस पे देखते हैं कि क्या मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस पे देख रहे होते हैं। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे आपको रियल डेटा नहीं मिलेगा ना, अगर आप इन्फ्लेशन से उसको वो नहीं करोगे, एडजस्ट करके नहीं देखोगे। तो ये एक ना मेजर अंतर है इसके बीच में। और इस वजह से ना क्या होता है कि क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है ना रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन कंसिडर करने की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है। किस चीज़ के लिए? तो कैलकुलेट करने के लिए कि पिछले से आप कंपैरिजन करके देखो, ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर से आप जाके इसको ये कर सकते हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉमिनल जीडीपी में कंपेयर करना है ना, तो आप प्रीवियस जीडीपी से ही कंपेयर कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर से नहीं कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही है कि ये करेंट प्राइस पे है और ये मार्केट प्राइस पे है। तो रियल जीडीपी को हम लोग कह देंगे मार्केट प्राइस पे है, और जो नॉमिनल जीडीपी है उसको हम लोग कह देंगे करेंट प्राइस पे है। बस इतना ही अंतर जाना, बाकी जीडीपी वगैरह तो आपको पता ही है। तो ये आप बता सकते हैं इन्फ्लेशन कंसिडर करता है। एक होता है ना इन जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, डिफ्लेटर। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये क्या होता है, आपका इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी को दूसरे पेज में भी बताया गया है कि यहाँ पे आपको जीवीए दिख रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो जो जीडीपी है ना वैसा ही एक जीवीए भी होता है। तो अब जीडीपी वर्सेस जीवीए थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, ओके। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ये डेटा देख लें, जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे क्या है, 2 है, माइनिंग क्वेरिंग पे 7.2 है, जीडीपी फिर सबका सम टोटल करके आता है जीवीए, ओके।
तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी ये ग्रोथ जो है वो गिर गई, मैंने आपको बताया क्यों गिरी, तो कुछ रीजंस थे, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ इन लोगों ने दे रखा है कि देखो आपको पता है अभी जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और अभी लानीना भी जब तक आएगा नहीं ना लानीना, तो लानीना में बहुत बारिश होती है, एल नीनो में कम बारिश होती है, तो लानीना सेट करेगा सितंबर वगैरह के टाइम, तो और ज़्यादा बरसात होगी, और जैसे बरसात होगी तो ये जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगी। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, सबसे बड़ा रीज़न जो बोला जाता है इस लो परफॉर्मेंस का, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो काफ़ी कम किया है, खर्चा लिंक टू अंडर स्पेंडिंग की है, तो अंडर स्पेंडिंग की वजह से भी पैसे गिरते हैं और इस वजह से ही चीज़ें गिर जाती है। उसके अलावा ये जो जीवीए है, मैं आपको जीवीए वर्सेस जीडीपी बता रही थी ना, देखो जीवीए में आप क्या देख रहे हो, अलग अलग सेक्टर का ग्रोथ रेट दिया है, एग्रीकल्चर का, माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, इसका। तो जीवीए सिंपली क्या है ना, टोटल देखो, एक होता है जीडीपी का क्या मतलब होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है, यही होता है ना। तो ये जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में एक कंट्री के अंदर कितना है टोटल। लेकिन जीवीए ना वो एरिया वाइज बताता है कि कितनी ग्रोथ वैल्यू जो है वो गुड्स और सर्विसेज की है, एरिया वाइज बताता है। इसके अलावा जीवीए जो है ना ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, जीवीए को ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है, मतलब वैल्यू ऐड करता है। ये क्या करता है, प्रोडक्शन साइड बताता है, जो सप्लाई साइड है। एक देखो इकोनॉमिक में ना सप्लाई साइड होता है, डिमांड होता है, सप्लाई जो दे रहा है, डिमांड जो हम लोग को चाहिए होती है। तो सप्लाई साइड जिसमें बनता है, प्रोडक्शन साइड को का एरिया पिक्चर देता है जीवीए, ठीक है। लेकिन जबकि अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो है ना वो कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव बताता है, हम लोग को डिमांड साइड बताता है। तो जीवीए जो है ना वो जीडीपी में से अगर आप टैक्स और सब्सिडी को हटा दोगे ना तो आपका जीवीए निकल जाएगा, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, जीवीए से क्या फायदा हो रहा है, आपको एक एक सेक्टर के बारे में पता चल रहा है, एकदम डिटेल में पता चल रहा है। जबकि जीडीपी की बात करें तो लिमिटेड सेक्टर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हमें लिमिटेड मिल रहा है, क्योंकि जीडीपी तो पूरा बिगर पिक्चर देता है ना, बड़ा पिक्चर जो है वो जीडीपी हमें प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से जीवीए में भी आप देख सकते हैं क्या चीज़ है। ऐसे तो यूजुअली जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है ना वो हमेशा एक्सीड करता है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सीड्स जीवीए, हमेशा बढ़ के रहता है। पर इस साल देखा जा रहा है ना कि दोनों बहुत पास हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की आपको पता है कि सब्सिडी और टैक्स हटा दो तब जीवीए निकलता है। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है ना वो लो ग्रोथ देख रही है, 3.6% ही देख रही है। अब सब्सिडी में भी ग्रोथ रेट है ना तो जीडीपी और जीवीए ना एकदम साथ ऑलमोस्ट चल रहे हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जीडीपी, रियल जीडीपी हमेशा जीवीए से ज़्यादा होता है, ओके। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, ये सारे आपके इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। थोड़ा डिटेल बता दिया मैंने आपको क्योंकि इकोनॉमी की नीड होती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी होते हैं ना, DGTR, इन्होंने क्या, वो ये किसके अंदर होता है, तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो एक बॉडी है ये क्या करती है, ये आपको रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडरी बॉडी है। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया ना कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। क्या लगा दो, एंटी डंपिंग ड्यूटी। किस पे लगा दो, तो चाइना से आने वाले फ्यूल्स फॉइल पे, एल्युमिनियम फॉइल पे। अब मैं आपको फटाफट एकदम सिंपल भाषा में बता देती हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई इकोनॉमी में जब भी कोई ऐसे ट्रेड कर रहा होता है, सामान इधर से उधर बेच रहा होता है, तो एक सर्टेन प्राइस है। मान लो मैं एल्युमिनियम बेचती हूँ 10 रुपये के हिसाब से और मेरे बगल में चाइना में से वही सेम एल्युमिनियम जो है वो 8 रुपये के हिसाब से आ रहा है। तो एज अ कस्टमर आप क्या लोगे, 10 रुपये वाला या 8 रुपये वाला? ऑफकोर्स आप 8 रुपये वाला लेना चाहोगे। लेकिन जो हमने बनाया देश में, मेरे को पूरी खपत ही लगी 10 रुपये की, 5 रुपये का ये लिया, 2 रुपये का वो लिया, ऐसे करके मुझे पूरी खपत ही लगी 10 रुपये की। तो मैं इससे कम में बेचूंगी तो मुझे लॉस हो जाएगा ना। पर चाइना ने क्या कर रहा है, चाइना को भी 10 रुपये ही लगे होंगे, पर फिर भी चाइना 8 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि वो जो अपना चीप सामान है ना, जो वो वहाँ पे बना रहा है, वो उसको यहाँ पे डंप कर रहा है। डंप का मतलब होता है डंपिंग, एकदम फेंक देना, कचड़े को बोलते हैं ना, कचरा डंपिंग करते हैं, डंपिंग ग्राउंड। तो एंटी डंपिंग, डंप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अपना जो सड़ा हुआ माल है वो दूसरे कंट्री में जाके दे देते हैं कि यहाँ पे बिक जाएगा, उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। पर ये ना कंपटीशन के लिए बहुत ख़राब है। इंडिया की अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडल्को, ये एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्लेन किया, इन्होंने रिक्वेस्ट किया किसको, DGTR को। उन्होंने बोला देखिए इस तरह से चाइना ऐसा कर रहा है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है ना कि हमारे अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। होगा ही, ऑफ कोर्स होगा। तो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं दोनों कंट्री में। एक इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म हो भी रहा है कि नहीं। इसमें एंटी डंपिंग में होता क्या है, अगर सिंपल में आप देखें तो एंटी डंपिंग में बेसिकली क्या होता है,
चीप इंपोर्ट, इंपोर्ट एकदम चीप, एकदम सड़ा हुआ सस्ता इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना वो फाइनल डिसीजन लेती है। जब भी ड्यूटी लगाना है नहीं लगाना, उसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होगा। तो आप देख रहे हैं इससे आपके कितने सारे प्रीलिम्स के पॉइंटर्स निकल रहे हैं। फाइनल जो डिसीजन होगा वो लेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, तो DGTR कर रहा है, ये रिकमेंड कर रहा है, इनका रिकमेंडेशन का काम होता है, ठीक है। अब फाइनल डिसीजन तो इनका ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ये होगा। आपको बता दें ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ना वो 80 माइक्रोन या 5.5 यूज़ क्या होता है, हम लोग जो खाना वाना नहीं एडिबल फूड वगैरह को हम लोग एल्युमिनियम फॉइल में रखते हैं तो उसी में यूज़ हो रहा है, लेकिन हम लोग को तो इशू हो रही है ना, तो इसीलिए सेवरल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं कि इम्पोर्ट जो है ना उसको रोका जाए चाइना से, लेकिन फिर भी ये बड़े तेज़ी से इंडिया में आ रहे हैं। और अभी तक इन्होंने $60 बिलियन का सेल कर लिया पहले ही 7 महीने, ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ, पहले 7 महीने 2024 के उसमें $60 बिलियन का इन्होंने कर लिया है जो सेल होती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर ये ड्यूटीज़ इम्पोज हो गई तो एक तरह से एक डर भी होता है क्या ना, कि अगर ड्यूटीज़ इम्पोज हो गई तो मोनोपोली हो सकता है। अब हम बाहर से लाने ही नहीं देंगे, कंपटीशन नहीं होगा हमारे इंडियन मार्केट प्लेयर में, कंपटीशन नहीं होगा तो मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, किसी में वो बोलेगा मैं ही तो बेचूंगा, मैं ही तो सर्वे सर्वा हूँ, तो वो हो सकता है, ये एक इशू होता है जब भी इस तरह की ड्यूटीज़ लगाते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ थी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंडिया में ना अभी देखिए अभी चल रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फ्राइडे को कहा इंडिया का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ना विल नॉट ओनली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी लाइफस्टाइल बट विल ऑल्सो इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग फॉर द इंटायर वर्ल्ड। इन्होंने कहा हमारा जो इंडिया का रोल है ना, हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम सबको, पूरे वर्ल्ड को ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेगा। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल पे पीएम बोल रहे थे, उन्होंने यूपीआई के बारे में बोला कि यूपीआई इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सच सक्सेस। यूपीआई जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस तरह की सक्सेस का। देखिए यूपीआई इज एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज फिनटेक सक्सेस। तो आप इसको आंसर्स वगैरह में कोट कर सकते हो कि यूपीआई के बारे में हमारे पीएम ने कहा इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज फिनटेक। फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल, दोनों अगर मिल जाए ना तो हम उसको फिनटेक बोलते हैं। तो इस इकोसिस्टम के बारे में तो ये इसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमारे काफ़ी लोगों को ये हमारा उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ही इंटेंड्स टू रिमेन द पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया जो है ना वो पावरफुल नेशन है, ठीक। इज दिस योर 5th फिनटेक? मोदी आस्क आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास एंड द ग्लोबल फिनटेक चेयरमैन एंड को-फाउंडर हु वर सिटिंग ऑन द डायस। तो ये तो ऐसी ही बात विचार चल रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये डेटाज है। इन्होंने बोला इन द लास्ट 10 ईयर द फिनटेक इंडस्ट्री हैज़ रिसीव्ड अ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 31 बिलियन अलॉन्ग द विटनेसिंग अ स्टार्टअप ग्रोथ ऑफ 500%। तो ये हो गया अब डेटा, काम का डेटा, ठीक है, कि बोला जा रहा है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो उनमें 500% इंक्रीज़ देखा गया आखिरी के 10 साल में। तो ये डेटा भी आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। उसके अलावा हमने जैम ट्रिनिटी की बात की थी ना, जनधन आधार मोबाइल, तो उसमें इन्होंने कहा कि किस तरह से जनधन अकाउंट जो वो हेल्प कर रहा है लोगों को ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने में। जो सब क्या है, फाइनेंशियल हो गया और टेक्नोलॉजी दोनों मिल गई, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी मिल गई तो क्या बन गया फिनटेक, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है फिनटेक की। तो कौन क्या चल रहा है, ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है, इसमें आरबीआई गवर्नर भी आए थे, पीएम मोदी आए थे और इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो इसमें ना आप जस्ट फॉर एसे वगैरह आप कोट कर सकते हो ये सारी चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया का 2nd न्यूक्लियर सबमरीन बन चुका है जिसका नाम है INS अरिघात। अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, INS अरिघात। अब ये नाम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इंडिया का 2nd न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ना, यही तो मतलब हुआ न्यूक्लियर सबमरीन का। और सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी, पानी के अंदर डूब के ऐसा ऐसा होता है, ये पानी के अंदर डूबा रहता है, बड़ा सा ऐसा, मेरी ड्राइंग प्लीज़ आप लोग माइंड ना करें, ऐसे अगर समुद्र उसके अंदर डूब के रहता है, ये इसको कहते हैं हम लोग सबमरीन, ठीक है। तो पनडुब्बी है। अब क्या है, ये जो है वो कमीशन हो चुका है इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने बोला कि इट विल फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्रायड। इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड को मदद करेगा, इन्हांस क्लियर डेटरेंस, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस, पीस इन द रीजन एंड प्ले अ डिसाइसिव रोल इन सिक्योरिटी। तो कभी भी आपको सिक्योरिटी की बात करनी हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, डिफेंस में अगर कुछ भी बोलना हो तो आप बता सकते हो किस तरह से हम लोग इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड जैसे
न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जब भी न्यूक्लियर ट्राइड मतलब 3 तरह की शक्ति, 3 तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग, वेपन को लॉन्च कर सकते हैं लैंड से भी, सी से भी और एयर से भी, तो इसको हम लोग ट्राइड बोलते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लॉन्च करने का तीनों तरफ से ये होगा, तो ये हेल्प करेगा INS अरिहंत। न्यूक्लियर ट्राइड सिस्टम में ये बहुत हेल्प करेगा। 6000 टन का है ये अरिहंत, ठीक है। ये अपने प्रीडिसेसर INS अरिहंत से मिलेगा, जो कि की कंपोनेंट थे इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड में। तो ये दूसरा हो गया, पहला क्या है, INS अरिहंत है, अब दूसरा आ गया अरिहंत। अरिहंत पहला था और अरिहंत जो है वो दूसरा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का जो है वो न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब इससे क्या हो गया है, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं ना जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी, यानी कि वो लैंड, सी और एयर तीनों से न्यूक्लियर वेपन जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कौन कौन सी कंट्री के अंदर मान के अंदर आ गए, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, और अब हमारा प्यारा महान भारत भी इसका पार्ट बन चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है। ये वाली चीज़ आ जाती है, तो ये वाली चीज़ आपने देख ली। उसके अलावा INS अरिहंत ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्ट्राइक बढ़ाएगी, जैसे न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 2, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल जो है ना हम लोग लैंड से लॉन्च करते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स जो राफेल वगैरह है वो सब के अंदर भी न्यूक्लियर वॉरहेड है। यहाँ पे आप सारे ना इंपॉर्टेंट नाम देख सकते हो। ये वाली जो साइड है ना न्यूज़ की, यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े जो वेपन्स है आर्मी डिफेंस के वो बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है अग्नि, ये काम का हो गया। हमारे पास एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर कर सकती है, जिसके राफेल, सुखोई 30 MK1, मिराज, ये कुछ नाम हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एकदम से याद रखने हैं आपने को, ठीक है। ये होता है प्रीलिम मटेरियल, ये नाम, ये सारे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इंडिया का न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, तो ये इनिशिएट हुआ है मोर देन 3 years अगो, और इसको दोनों प्राइवेट फर्म और DRDO ने मिलकर, किसकी मदद से, तो रशिया की मदद से बनाया, रशिया ने हेल्प किया हमारे को बनाने में इसको, ठीक है। उसके अलावा आप अरिहंत के स्पेक्स देख सकते हो, स्पेक्स मतलब फीचर्स देख सकते हो। 6000 टन का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इतनी इसकी वेट है। फायर पावर कितना, तो K-15 सबमरीन बैलिस्टिक लॉन्च कर सकता है, 700 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको पावर कर रहा है लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि 83 मेगावाट का है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन नेवी के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन अभी भी हैं हमारे पास। 7 जो हैं वो किलो सिंधु घोष के हैं, 4 शिशु का, इसकी क्लासेस होती है सबमरीन की ना, क्लासेस होती है, आपने याद रखना है। 7 किलो सिंधु घोष के हैं, 4 शिशुकुमार के हैं, शिशुमार के हैं, और 5 जो है फ्रेंच सॉर्विन कलवरी क्लास के हैं। तो कितने क्लासेस हो गए, किलो क्लास हो गया, कलवरी क्लास हो गया, किलो नहीं सॉरी सिंधु घोष, 3 क्लासेस है ना, एक सिंधु घोष है, दूसरा कलवरी है, और तीसरा जो है वो है आपका कलवरी, सिंधु घोष और शिशुमार, ठीक है। ये 3 क्लास हैं, क्लास ऑफ सबमरीन। तो अब हमारे पास टोटल 16 कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल वो हुआ जिसमें न्यूक्लियर पावर नहीं है, और न्यूक्लियर तो वो आपको पता चल ही गया, 2 हैं अब हमारे पास, ठीक है। तो अब जो 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, अरिहंत और अरिहंत, ये हमारे लोग को बहुत हेल्प करेंगे। और ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेसिटी बढ़ गई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, पूरे न्यूज़ आर्टिकल में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। UCC विल बी अ मेजर टू इंश्योर जस्टिस फॉर वीमेन। वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है, धानकर जी हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन, जो भी मतलब आपको पता है इसके बारे में कि इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता, इनका इलेक्शन कैसे होता है, और ये जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर इनके बारे में बात की गई है, उसके बाद इनका जो रिमूवल है वो कैसे होता है, बस एक आध पॉइंट में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। तो थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में प्लीज़ बताएं आप लोग, एंड आप लोग आंसर भी करते हैं कमेंट सेक्शन, विच मेक्स अस फील वेरी हैप्पी। तो कीप डूइंग दैट। तो इम्पॉर्टेंस में कि देखो, अभी आपको पता ही है कि विमेन को लेकर सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है, जो होना भी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि 0 टॉलरेंस अप्रोच होना चाहिए। ये आप एज एन ऐसे में भी कोट कर सकते हो, अबाउट व्हाट, 0 टॉलरेंस अप्रोच। वुमेन की सेफ्टी के लिए 0 टॉलरेंस अप्रोच होना चाहिए। आपको पता है हमारी प्रेसिडेंट ने भी इस पे बात की थी, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी ने।
तो इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा ना तो वो वीमेन को जस्टिस प्रोवाइड करने में बहुत मदद करेगा। तो अब इससे ना यूसीसी वापस आ जाता है लाइमलाइट में। यूसीसी वैसे भी हमेशा लाइमलाइट में रहता है। तो यूसीसी होता क्या है? यूसीसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, जितने भी आप लोगों को पता ही होगा, यूसीसी तो हमेशा ही आता रहता है न्यूज़। यूसीसी का एम क्या होता है ना, यूसीसी का एम होता है टू रिप्लेस करना। क्या रिप्लेस करना? तो करेंट सिस्टम जो है ना अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ का, और इनके जो अपने पर्सनल लॉज होते हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनके कुछ पर्सनल लॉज होते हैं ना, पर्सनल मैटर पे पर्सनल लॉज होते हैं उनके मैटर पे। कौन से मैटर पे? तो मैरिज, डिवोर्स वगैरह वगैरह, ठीक है, इन सब पे। तो ये सबको रिप्लेस करके एक सिंगल यूनिफॉर्म, नाम ही है यूनिफॉर्म कोड ले आए कि सबको वही फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये रिलीजन ये बोलेगा, वो रिलीजन वो बोलेगा, सब सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। ऐसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर देगा और फिर एक सेट ऑफ कॉमन लॉ ले आएगा, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यूसीसी के बारे में ऐसे भी बहुत बार लॉ कमीशन भी बोलती है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं। लॉ कमीशन कहता है कि अभी इंडिया रेडी नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया में आ जाना चाहिए। तो वो तो अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल किसके अंदर है वो ज़रूर से आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता चल गई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि यूसीसी जो है ना वो इंडिया के एक ही स्टेट में फॉलो हो रहा है, ओनली स्टेट जहाँ पे यूसीसी फॉलो हो रहा है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सा स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं पे फॉलो हो रहा है और वहाँ पे बहुत समय से फॉलो हो रहा है। तो करेंटली ना ही मुस्लिम, उसके अलावा हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, इन सब के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। पर ये पर्सनल लॉज ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, सबके अपने अपने लॉज होते हैं। इसमें क्या होता है ना, विमेन की सेफ्टी इंश्योर नहीं होती। पर अगर यूसीसी ले आएंगे तो ऐसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जब एक गर्ल वुमेन विक्टिम होती है ना तो पूरा देश, पूरा सिविलाइजेशन विक्टिम होता है। ये आप अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं, व्हेन यू मेक अ गर्ल और वुमेन इन विक्टिम यू आर इंजरिंग आवर सिविलाइजेशन। पूरी सिविलाइजेशन, सभ्यता को आप जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है और सच बात है। तो ये सारी चीज़ें यूसीसी से रिलेटेड है। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है सून ड्रोन्स टू बी डिप्लॉयड अक्रॉस दिल्ली टू स्पॉट इंक्रोचमेंट। आपको पता है ना दिल्ली में इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण की बहुत इशू है, बहुत सारे ऑर्गन, और इसके अलावा दिल्ली में इमिग्रेशन का भी बहुत इशू है। दिल्ली में जब ये सारे अतिक्रमण होती हैं तो इनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो कैसे पता करोगे? तो इसके लिए ड्रोन्स डिप्लॉय होंगे। ये मैप करेगा और मॉनिटर करेगा दिल्ली के इंक्रोचमेंट को। इस वजह से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में। डीडीए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी और सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, एमसीडी और सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जिसको MOU बोलते हैं। और इसके अंदर क्या बोला जाए, ड्रोन जो है वो ड्रोन से सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, ड्रोन सर्वे कंडक्ट होगा। तो ये किस चीज़ के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? कभी भी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज़ की बात करें तो आप लोग अपने आंसर में लिख सकते हो। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होगा, इम्पॉर्टेंट क्या है कि सर्वे से क्या प्रोवाइड होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है कि सर्वे से प्रोवाइड क्या होगा। तो सर्वे हाई रेजोल्यूशन डेटा देगा रियल टाइम बेसिस पे। आपको मैं कई बार बता चलो रियल टाइम मतलब उसी समय पे जब हो रहा है। प्रिसाइज बाउंड्री डिमार्केशन बताएगा कि हाँ इतनी बाउंड्री है दिल्ली हरियाणा के बीच में या दिल्ली और दूसरे स्टेट्स के बीच में, दिल्ली यूपी के बीच में। तो ये भी बहुत हेल्प करता है। आइडेंटिफिकेशन, मैपिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा इंक्रोचमेंट के। इसके अलावा अथॉरिटीज़ जो है ना वो स्विफ्ट एक्शन ले पाएंगी। अगर आपको पता चल रहा है रियल टाइम में क्या हो रहा है तभी तो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट है ना दिल्ली की, वो मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली के हिसाब से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको दूसरे आंसर्स में भी डाल सकते हो कि किस तरह से दिल्ली जैसा सोच रहा है तो दूसरे स्टेट्स को भी ऐसा करना चाहिए। स्पेशली पता है कहाँ की, मेरे हिसाब से आप लोग भी अग्री करते हैं कि नहीं बताइएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। वहाँ पे भी बहुत इश्यूज़ होते हैं इस तरह के, वो बहुत वॉलेटाइल एरिया है। तो वहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ की जा सकती है, तो आप लोग एज अ रिकमेंडेशन में बता सकते हो, ठीक है। अब दिल्ली के जो LG हैं उनका नाम क्या है, LG का नाम है VK सक्सेना, तो नाम भी थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, नासा डिस्कवर्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अर्थ। तो नासा का ना एक एंड्योरेंस मिशन है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या नाम है,
एंड्योरेंस मिशन किसका है? नासा का है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसमें इंटरनेशनल टीम साइंटिस्ट पहली बार मेजर करेगी प्लैनेट वाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि फंडामेंटल है टू अर्थ एंड इट्स ग्रेविटी। देखो अर्थ में ग्रेविटी है और अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो हैं ही अर्थ में, आप सबको पता है इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड है और ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। तो इसको ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तभी ये मेंटेन हो पाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना बहुत ज़रूरी है और इसको ही मेजर करने के लिए साइंटिस्ट की टीम ये एंड्योरेंस मिशन भेजी है। तो एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट हाइपोथेसाइज्ड सम 60 years ago when spacecraft flying over Earth pole detected a stream of particles escaping the atmosphere dubbed by scientists as polar wind। तो यहाँ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? पोलर विंड। पोलर विंड क्या होता है अगर एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, तो पोलर विंड जो होता है दैट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। अर्थ के पोल से कुछ पार्टिकल अर्थ को, जैसे ये अर्थ है ना, उसके पोल होते हैं, इधर एक पोल है इधर एक पोल है, यहाँ से क्या हो रहा है, पार्टिकल रिलीज हो रही है, स्टीम ऑफ पार्टिकल रिलीज हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, स्टीम ऑफ पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये एस्केप कर जाते हैं। एस्केप मतलब निकल के चले जाते हैं कहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में जब एस्केप करके चले जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, पोलर विंड। इसको फिर हम लोग कह देते हैं पोलर विंड। तो इसी पोलर विंड के लिए जो है ना वो एम्बी पोलर फील्ड, इसी में पता चलता है कि दो, एम्बी मतलब होता है दो पोलर फील्ड है। इसकी हाइपोथेसिस कोई 60 साल पहले हुई थी, जब से एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऊपर से ट्रैवल कर रहा था और उसने इस तरह की पोलर विंड देखी। तो पोलर विंड से क्या निकल के आ गया एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी को साइंटिस्ट लोग जो हैं वो मेजर कर रहे हैं। तो नासा ने क्या किया, एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कवर भी कर लिया है। तो पहले हाइपोथेसिस बनती है, फिर उस पर पूरी तरह से उसको चेक किया जाता है। ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एंड्योरेंस ने मेजर किया, वो 0.55 वोल्ट का है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहाँ पे, तो 250 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे मिला है। ये अर्थ से 250 किलोमीटर ऊपर मिला है, जहाँ पे एटम्स जो है ना टूट जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज आयन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें टूट जाता है। कहाँ पे टूटता है, तो 250 किलोमीटर ऊपर। अगर ये अर्थ है तो इससे 250 किलोमीटर ऊपर देखा गया ये, ठीक है। ये सब सारी कोई चीज़ें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाई डायरेक्शनल, वही जो मैं कह रही थी आपको, बाईपोलर है। एम्बीपोलर मतलब दोनों डायरेक्शन में काम करता है, एम्बीपोलर का यही मतलब है, वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जाता है। आयन पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन को डाउन विद देम एज दे सिंक विद द ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ ही नीचे की तरफ चले जाते हैं। ग्रेविटी खींचता है ना किसी को भी। तो अब क्योंकि इसको फाइनली मेजर कर दिया गया है, तो अब देखा जाएगा कि ये इसका रोल क्या है हमारे अर्थ के फॉर्मेशन, शेप, इन सब चीज़ों में किस तरह से इसने चेंज किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ थी साइंस रिलेटेड चीज़ नासा की। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पर पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करता है बाय सीडिंग ऑफ क्लाउड, कौन सी जो है वो केमिकल, तो वो सिल्वर आयोडाइड होगा, जो बहुत लोगों ने आंसर दिया है। एंड कैपिटल ऑफ जापान इज़ व्हाट, टोक्यो। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके थे क्वेश्चन जो आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो भी आप बताइएगा। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं। तो हमारे पीएम जो है ना वो ब्रुनेई और सिंगापुर जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो वो क्यों जाएंगे, वो जाएंगे इंडिया सिंगापुर, द लीडर्स विल रिव्यू इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इशू। देखो, इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एक्सचेंज करेंगे व्यू ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जा तो रहे हैं, ये पहला बायलैटरल विजिट है बाय एनी इंडियन पीएम टू द टाइनी नेशन। ब्रुनेई जो है एक बहुत छोटा सा नेशन है, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिख रहा है आपको मलेशिया के ऊपर में, यहाँ अगर मलेशिया है तो वहाँ के कोने में एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड नेशन है, एकदम छोटू सा नेशन है, आइलैंड नहीं कहेंगे, छोटू नेशन है। इसको बोलते हैं ब्रुनेई, जिसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। नाम याद रखेंगे, बंदर सेरी बेगावन। और ये पहला ऐसा कोई पीएम होगा, इंडियन पीएम होगा, जो ऐसे छोटे से कंट्री में जा रहे हैं विजिट करने के लिए। और यहाँ पे इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात होएगी, ठीक है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ब्रुनेई है और यहाँ पे नीचे मलेशिया है। और अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, सिंगापुर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आसपास की कंट्री दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो फिलीपीन दिख रहा है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कीप्स कमिंग इन द न्यूज़। तो इसमें सिंगापुर भी घूम रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट। साथ ही साथ तो मैं आपको सिंगापुर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका ये दिख रहा है मलेशिया, यहीं पे आपका वो है छोटा सा ब्रुनेई। यहाँ पे आपका ये जो आपको दिख रहा है ना मलेशिया, यहाँ भी मलेशिया, यहाँ मलेशिया, यहाँ छोटा सा ना ये सिंगापुर है, एकदम छोटू सा सिंगापुर। तो ये आपको दिख गया सिंगापुर। यहाँ पे आपका ब्रुनेई है। तो ये यहीं पे हमारे जो पीएम है वो जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है। घूमने तो क्या ही जाएंगे, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करने जाएंगे, इसकी प्रोग्रेस पे। तो ब्रुनेई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर आप देखते ही रहते हैं। तो ब्रुनेई का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर का कैपिटल आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिंगापुर, ठीक है। कैपिटल का नाम बताओगे आप लोग, कैपिटल्स आ जाते हैं। अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेज इन न्यूज़ हो जाएगी कि जर्मनी डिपोर्ट्स 28 अफगान फर्स्ट सिंस तालिबान टेक ओवर। तो आपको पता है तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान में। उसके टेक ओवर के बाद पहली बार जर्मनी ने 28 अफगान्स को डिपोर्ट किया है टू देयर होमलैंड, वापस से भेज दिया अफगानिस्तान में अफगान्स को, जबकि तालिबान जो है वो पावर में आया है सिंस अगस्त 2021। तो गवर्नमेंट स्पोक पर्सन जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 28 नेशनल्स आर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, पर इनके ऑफेंसेस नहीं बताए कि क्या क्राइम करा इन्होंने, लेकिन हाँ इनको वापस जो है वो भेज दिया है। बर्लिन डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद तालिबान। आपको पता है तालिबान जो है वो गवर्नमेंट चला रही है अफगानिस्तान के, लेकिन बर्लिन यानी कि जर्मनी जो है उसकी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है तालिबान के। रिक्वायरिंग द गवर्नमेंट टू वर्क थ्रू अदर चैनल्स। तो इसलिए गवर्नमेंट को ना अलग अलग चैनल से बात करनी पड़ती है अगर जर्मनी को तालिबान से बात करनी है तो अब जर्मनी प्लेसेज इन न्यूज़ में आ जाता है। तो ये देखिए ये रहा आपका जर्मनी, इधर फ्रांस है, इधर ऑस्ट्रिया है, नीचे स्विट्जरलैंड है, इधर लिechtenstein है, ऊपर डेनमार्क है, और इधर पोलैंड है, इधर नीदरलैंड है, इधर बेल्जियम है, इधर चेक है। इन सारी कंट्री से ये देख रहे हो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है कौन, जर्मनी। जर्मनी आपका कहाँ पे है, तो इट्स इन यूरोप, आपको पता ही है। ये देखो ये रहा जर्मनी, ये रहा यूरोप में है, ठीक है। अब देख रहे हो इधर डेनमार्क से है, किस तरह से बीच में है। और जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपका यूरोपियन कंट्री जर्मनी, और ये आपका पूरा डिटेल का मैप है। यह देखो बॉन एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जर्मनी की जो न्यूज़ में रहता है। म्यूनिक आप न्यूज़ में सुनते होगे, हैम्बर्ग न्यूज़ में रहता है, ठीक है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जर्मनी में जो रिवर बहती है एक राइन रिवर है, न्यूज़ में देखते हो, द न्यूबे रिवर है, ये भी न्यूज़ में देखते होगे। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, राइन एंड द न्यूबे रिवर। तो ये सारी कुछ आज न्यूज़ थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो अच्छे से, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, एंड थैंक यू।